नमस्कार साथियों, मैं विभोर मोतला स्वागत करता हूं करंट अफेयर की एक और नई क्लास में। आज 18 जून को आपके सामने हाजिर हूं करंट अफेयर की नई क्लास लेकर, जिसमें आने वाले 1 घंटे में हम पढ़ेंगे रात तक की घटी 10 प्रमुख घटनाओं को और उनके से जुड़े स्टैटिक जीके को भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो आज का मोटिवेशन कोटेशन है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहता है वही सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने की, चाहे सफलता किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो या सार्वजनिक जीवन में, जिस भी क्षेत्र में आपको सफलता हासिल करनी है, सभी सफलताओं की एक ही कुंजी है, वो है आपकी दृढ़ता। आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने दृढ़ हैं, ये सुनिश्चित करता है कि आपको सफलता कब मिलेगी। जितने आप दृढ़ होंगे, जितनी आपकी दृढ़ शक्ति मजबूत होगी, उतनी जल्दी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, हमारे प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें कनाडा, क्रोएशिया और साइप्रस। तो एक देश साइप्रस था जिसकी यात्रा पर वे पहुंचे और वहां पर उनको द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकोरियस नाम सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये क्या है, ये साइप्रस का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। यानी किसी विदेशी को दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। ये किस लिए दिया जाता है, तो ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किसी विदेशी व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संबंधों और शांति में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो जिस व्यक्तियों ने जितना अच्छा काम किया होगा उसके हिसाब से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला। जैसा कि हम जानते हैं, पीएम मोदी पिछले 2 दशक से ज्यादा वक्त या समय में साइप्रस जाने वाले पहले प्रधानमंत्री, पहले भारतीय पीएम है। ठीक है, क्या है, भारतीय पीएम है। यानी लगभग 20 या 23 वर्षों से साइप्रस की यात्रा पे कोई नहीं जाता था। साइप्रस का विवाद कल हमने पढ़ा, तुर्की और साइप्रस के बीच में है, जहां पर उत्तरी साइप्रस में तुर्की लोग रहते हैं और दक्षिणी साइप्रस में ग्रीस संबंध के लोग रहते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा सम्मान मिला है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्वेस मिला है। ये किसके नाम पर रखा गया है, तो जो साइप्रस के पहले राष्ट्रपति थे, जो साइप्रस के पहले राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था आर्विज मकारियस। ये उनका नाम था, मकारियस थर्ड। क्या नाम था उनका, मकारियस थर्ड उनका नाम था। तो इनके नाम पर ही ये सर्वोच्च सम्मान नाम का रखा गया है। और किस लिए दिया जाता है, तो वैश्विक नेताओं को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, किसमें, शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दिया जाता है। और अभी ये प्रधानमंत्री को, मोदी को दिया गया है। अगर बात करें हम साइप्रस की, तो साइप्रस के पहले राष्ट्रपति, क्योंकि साइप्रस कब आजाद हुआ, तो स्वतंत्र कब हुआ है, तो 1960 में हुआ। यहाँ की राजधानी क्या है, राजधानी निकोशिया। क्या है, निकोशिया यहाँ की राजधानी है। अगर यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की करेंसी है यूरो।
तो यहाँ की क्या करेंसी है, यूरो यहाँ की करेंसी है। ठीक है, तो साइप्रस कौन पहुंचा है, मोदी जी पहुंचे हैं और वहां उनको दूसरे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल फिलहाल में मोदी जी को कुछ सम्मान, नागरिक सम्मान और दिए गए हैं दूसरे देशों द्वारा। जैसे अभी हाल ही में मॉरिशियस, कौन से देश ने दिया था, तो मॉरिशियस ने उनको कौन सा सम्मान दिया, तो एक देश है मॉरिशियस ने इनको अपना सर्वोच्च सम्मान, जिसे कहते हैं द ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर का ग्रैंड कमांडर का सम्मान किसने दिया, तो मॉरिशस ने दिया। वहीं ऑर्डर ऑफ अल कबीर, तो ये कुवैत द्वारा दिया गया। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किसने दिया, तो ये कुवैत द्वारा दिया गया। ठीक है, उसके बाद द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये गुयाना देश के द्वारा, दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के द्वारा ये दिया गया। अगर बात करूं मैं डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑर्डर, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑर्डर ये किसने दिया, तो ये डोमिनिका देश ने दिया। किसने दिया, डोमिनिका देश द्वारा दिया गया, डोमिनिका देश द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, तो ये किसके द्वारा दिया गया, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को रूस द्वारा यह अवार्ड दिया गया। वहीं ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, तो ये सम्मान किसके द्वारा दिया गया, तो ये सम्मान भारत के पड़ोसी राज्य भूटान द्वारा दिया गया। ठीक है, तो भूटान द्वारा ये दिया गया। इसको हम ग्यालपो के नाम से भी जानते हैं, ग्यालपो अवार्ड के नाम से भी इसको जानते हैं, जो भूटान द्वारा दिया गया है। तो ये अभी सम्मान जो प्रधानमंत्री मोदी को हाल फिलहाल में मिले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री और ये अवार्ड इन्हें साइप्रस के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। ठीक है, साइप्रस के राष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा साइप्रस को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, साइप्रस, तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से पश्चिम में चलेंगे तो पहला देश कौन सा पड़ेगा, पाकिस्तान। यहाँ से अगर हम पश्चिम में चलते हैं, मैप में कैसे देखते हैं, मैप में प्लस का निशान लगाते हैं। अगर हम राइट हैंड यानी पूर्व इधर की साइड जाएंगे तो पूर्व, और हम लेफ्ट हैंड की साइड जाएंगे तो पश्चिम दिशा। ठीक है, पश्चिम, और ऊपर जाएंगे तो उत्तर, और नीचे जाएंगे तो दक्षिण। अब हम जैसे भारत पे प्लस का निशान बनाते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, पश्चिम। भारत के पश्चिम में जाएंगे तो पहला देश पाकिस्तान, फिर अगर आगे चलेंगे ईरान, इराक, जॉर्डन, ये जॉर्डन और इजराइल, और यहाँ पर एक छोटू सा देश है जिसको हम साइप्रस के नाम से जानते हैं। ये भूमध्य सागर हो गया, भूमध्य सागर में स्थित है। तो अवस्थिति कहाँ हो गई इसकी, अवस्थिति आपसे पूछे कि स्थित कहाँ है, तो भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर में स्थित देश साइप्रस है। ठीक है, साइप्रस हो गया ये। आगे देखते हैं, तो ये अब भूमध्य सागर को देख लेते हैं। हमने भूमध्य सागर कहाँ है ये तो देख लिया, अब देखते हैं भूमध्य सागर। तो ये हमारा पूरा जो आपको ब्लू दिख रहा है, ये क्या है, भूमध्य सागर है। और यहाँ पर ये छोटू सा देश दिख रहा है आपको, ये छोटू सा देश जो गिटार के आकार का आपको दिख रहा है, यह है साइप्रस। तो इसका जो उत्तरी हिस्सा है, उस पर उत्तरी हिस्से पर किसका कब्जा है, तो यहां से अगर मैं लाइन खींच दूं तो उत्तरी हिस्से पर किसका है,
तुर्की का है, और नीचे यहाँ पर ग्रीक लोग रहते हैं, यानी ग्रीस के, यानी साइप्रस के मूल निवासी, साइप्रस के। और ये किससे संबंधित है, तो ग्रीक देश से है। ग्रीक यहाँ पे तो ग्रीक देश से संबंधित लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा, क्या है, आपको दिख रहा होगा मैप में, ग्रीक। तो ये रहा साइप्रस, ये ऊपर तुर्की, और ये रहा ग्रीस। ग्रीस के लोग यहाँ पर रहते थे, यहाँ ये तुर्की के नीचे है। तो यहाँ पर किसने कब्जा किया हुआ है, यहाँ पर तुर्की ने कब्जा किया हुआ है। तो अवस्थिति कहाँ हो गई इसकी, भूमध्य सागर में स्थित देश हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत को वैश्विक मध्यस्थता केंद्र बनाने की घोषणा किसने की है। तो हाल ही में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहां पर, दिल्ली में। तो दिल्ली में भारत मंडपम कहां पर, नई दिल्ली में एक मध्यस्थता केंद्र, मध्यस्थता के लिए एक संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक क्या किया गया, सम्मेलन आयोजित किया गया। क्या, संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है, आयोजित किया गया। तो यहाँ पर हमारे कानून मंत्री भी थे। तो कानून मंत्री कौन है हमारे, श्री अर्जुन मेघवाल, ये कौन है हमारे कानून मंत्री। और ये अर्जुन मेघवाल ने कहा कि भारत को हम वैश्विक मध्यस्थता केंद्र के रूप में स्थापित कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मध्यस्थता के रूप में स्थापित कर देंगे, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि मुकदमेबाजी का प्रभावी विकल्प बनेगा। क्या बनेगा, मुकदमेबाजी का प्रभावी विकल्प कौन बनेगा, भारत बनेगा, ठीक है। जो यहाँ पर वैश्विक मुद्दे हैं, उनका विवाद है, उनका क्या होगा, निजात पाई जाएगी, यानी क्या होगा, उनका सुलह कराई जाएगी, ठीक है, सुलह कराई जाएगी। तो ये हो गया हमारा मध्यस्थता केंद्र में, जिसमें क्या होगा, भारत इसका मध्यस्थता केंद्र बनेगा। और ये घोषणा किसने की है, हमारे कानून मंत्री कौन है, हमारे श्री अर्जुन मेघवाल ने यह घोषणा की है। ये है हमारे श्री अर्जुन मेघवाल जी, जिन्होंने हाल ही में घोषणा की कि भारत को हम मध्यस्थता केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत ने 4 साल बाद उत्तर कोरिया में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो हाल ही में उत्तर कोरिया में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। तो भारत ने 4 साल बाद कहां पर, उत्तर कोरिया में क्या किया है, अपना राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है। ये कब से नहीं था, तो 2021 से यहाँ यह पद खाली था, ठीक है। पिछले साल क्या हुआ, दिसंबर 2024 में हमने अपना जो दूतावास दोबारा चालू किया, ठीक है, जो कब से बंद था, तो कारण बताया गया कि जो हमारा कोविड आया था, कोविड-19 के दौरान से ये दूतावास बंद था, ठीक है। उसका मुख्य कारण बताया गया कोविड, लेकिन इसका मुख्य कारण था कि नॉर्थ कोरिया पे लगे प्रतिबंध, जो वेस्टर्न कंट्रियों ने, अमेरिका ने जो प्रतिबंध नॉर्थ कोरिया पे लगाए हुए थे, उसके कारण भारत ने भी उससे संबंध को रोक दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, तो भारत दोबारा से अपने संबंध उससे शुरू कर रहा है। तो इसी काम में भारत ने अपना दूतावास यहाँ पर खोल दिया है। और जो यहाँ पर पहले राजदूत नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है इलायावती लोंग कुमार यहाँ की क्या बनाई है, नई राजदूत इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये 2021 से बंद था। और ये क्या है, 2008 बैच की भारतीय विदेश अधिकारी है, ठीक है, मतलब 2008 बैच की भारतीय विदेश अधिकारी इलायावती लोंग कुमार, इनको क्या बनाया गया है, तो नॉर्थ कोरिया का इनको राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया जो एक
किसके लिए जाना जाता है? अपनी बंद अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, यानी उसने सभी देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था बंद की गई है। या तो यहाँ से कोई ना तो व्यापार कर सकता है, ना सामान भेज सकता है, और यहाँ ये किसी को सामान भेजता ही नहीं, तो क्योंकि ये कुछ बनाता ही नहीं है तो भेज देगा क्या? तो ये क्या है? अपनी बंद अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया में कोई अधिकारी जाएगा तो विदेशी अधिकारी, ठीक है, तो उसके तो जान ऐसे ही खतरे में रहेगी। लेकिन जो भी अधिकारी दूतावास के होते हैं या जो हमारे राजनयिक होते हैं या राजदूत होते हैं, उनको एक इम्यूनिटी प्राप्त होती है। किसके द्वारा? तो वियना कन्वेंशन 1961 के द्वारा इनको इम्यूनिटी प्राप्त होती है। इम्यूनिटी प्राप्त होती है किससे होती है? तो विदेशी कानून से, ठीक है, कानून से इन्हें क्या होती है? इम्यूनिटी प्राप्त होती है। ये एक वियना कन्वेंशन हुआ था 1961 में। ये कब लागू हुआ? तो 1964 में लागू हुआ। इसमें कहा गया था अगर कोई राजदूत है, मान लो अगर कोई राजदूत है, ये एक देश और ये दूसरा देश, ठीक है, अगर मान लो इस देश ने अपना राजदूत यहाँ भेजा और यहाँ पर क्या बना दिया? एक दूतावास। क्या बना दिया? दूतावास बना दिया। और दूतावास में कौन रहेगा? तो राजदूत रहेगा, ठीक है, राजदूत रहेगा। अगर ये राजदूत इस देश के क्षेत्र में, क्योंकि ये इस देश के क्षेत्र में है, अगर कोई क्राइम करता है या किसी क्राइम में संदिग्ध पाया जाता है, तो यहाँ पर जो कार्रवाई होगी वो इस देश के कानून के द्वारा होगी। ये देश इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी ये क्या हुआ? एक देश के भीतर एक छोटा देश हुआ, ठीक, एक देश के भीतर दूसरा छोटा देश, जहां पर जिस देश से संबंधित ये दूतावास है उसी के कानून चलेंगे, ठीक है। अगर भारत का दूतावास इंग्लैंड में है तो उस दूतावास में भारतीय कानून चलेंगे, ना कि इंग्लैंड के कानून। यानी यहाँ पर अगर कोई सजा होगी भी तो भारतीय कानून के तहत। अगर यहाँ पर ये कोई क्राइम करता है तो इसको भारत ला जाएगा, यहाँ पर मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है, वहां इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये किसके तहत होती है? वियना कन्वेंशन 1961 के तहत ये किया जाता है। तो अभी कौन बनी है? इलियावती लोंगकुमार इसकी क्या बनी है? तो अध्यक्ष, वो राजदूत नियुक्त हुई है। तो ये है हमारे किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन। ये हमारे क्या है? अब इनको इस देश का क्या कह सकते हैं हम? राष्ट्रपति कह लें, प्रधानमंत्री कह लें, या सर्वोच्च नेता कह लें, जो सब है सब कुछ यही है। तो इनका जो नाम क्या है? किम जोंग उन, ठीक है, क्या नाम है इनका? किम जोंग उन, सर्वोच्च नेता। नाम क्या है? किम जोंग उन। किम जोंग उन का नेता है। अगर बात करूं नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया, इनकी मुद्रा क्या है? मुद्रा इनकी वॉन है, और राजधानी इनकी प्योंगयांग है। प्योंगयांग इनकी राजधानी है। और अगर बात करें नक्शे में, तो मानचित्र में, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, और नीचे हो गया इसके ये साउथ कोरिया, ऊपर चीन, ठीक है, ये ऊपर चीन हो गया और ये नॉर्थ कोरिया हो गया। यहाँ से इसकी बाउंड्री थोड़ी सी रूस से भी मिलती है, ठीक। तो इनके बीच में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, दोनों के बीच में जो बाउंड्री है, जो सीमा है, वो 38 डिग्री द्वारा बनाई जाती है। यानी सीमा का निर्धारण 38 पैरेलल लाइन द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ कोरिया, ये किम जोंग उन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मई 2025 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति WPI कितनी रही? तो कल हमने आपको CPI यानी खुदरा मूल्य सूचकांक के बारे में बताया, और जिसका आधार वर्ष कितना होता है? आधार वर्ष भी मैंने आपको कल बताया था, जो था 2012। यानी जो हमारी WPI का आधार वर्ष रखा है हमने, वो 2012 रखा है। और ये कितनी रही थी? तो 2.82% ये कल रहा था, ठीक है। तो कल हमने CPI और आज हम WPI पढ़ेंगे। WPI यानी WPI थोक मूल्य सूचकांक। जैसे हम किसी बाजार में जाते हैं
तो खुरदरा यानी फुटकर की दुकान पर हमें क्या मिलेगा, महंगा सामान मिलेगा थोड़ा। अगर जाएंगे जहां पर एक ही तरह के सामान का बहुत बड़ा भंडार हो तो उसको बोलते हैं थोक, जैसे मंडी होगी तो वहां सामान सस्ता मिलेगा। अगर आप सब्जी मंडी में लेने जाओ तो थोड़ी सस्ती मिलेगी, अगर आप दुकान पे लेने जाओगे तो थोड़ी महंगी मिलेगी। तो ये हमेशा खुरदरा क्या होती है, थोड़ी महंगी होती है। अब बात करें WPI, इसका आधार वर्ष कितना होता है, तो इसका आधार वर्ष मैंने आपको बताया था 2011-12 2011-12 के आधार पर हम निकालते हैं कि 2011-12 में इस वस्तु की कीमत कितनी थी और आज 2025 में इसकी कीमत कितनी बढ़ गई है, उसके आधार पर हम नापते हैं कि महंगाई कितनी रही। अगर मैं बात करूं WPI अप्रैल 2025 में, अब यानी अप्रैल 2025 में जो हमारी खुदरा महंगाई दर थी वो 0.85% थी, जो मई 2025 में घटकर 0.39% हो गई है। कितनी हो गई है, पहले पिछले महीने ये 0.85% थी और अब 0.39% हो गई है। ठीक है, जो अगर मई 2024 की बात करें, मई 2024 में जो 2.74% थी, कितनी थी, तो 2.74% पिछले साल रही, यानी पिछले साल से कितनी घट गई है, तो पिछले साल से काफी कमी इसमें आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी WPI इंडेक्स, जिसमें हमारी थोक मूल्य सूचकांक को गिना जाता है। अगर बात करूं मैं तो ये कैसी है, सबसे ज्यादा अगर गिरावट की बात करूं तो सबसे ज्यादा अवस्फीति यानी गिरावट कहां पर रही, तो सब्जियों में रही। सब्जियों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। सब्जियों में कितनी गिरावट देखने को मिली, तो -21.62% सब्जियों में गिरावट देखने को मिली। अब ये देखते हैं अवस्फीति क्या होती है। अवस्फीति, आपने एक शब्द सुना होगा मुद्रास्फीति। क्या, मुद्रास्फीति इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, यानी कितनी महंगाई रही हमारी। अगर मान लो किसी वस्तु का मूल्य पिछले साल 100 था, अभी 101 हो गया, तो महंगाई कितनी रही, 1%। ठीक है, तो 1% हमारी महंगाई दर रही। अब अवस्फीति क्या होती है कि वह वस्तु और सेवाओं की कीमत, किसी वस्तु और सेवाओं की वह कीमत जो समय के साथ घटती है। अवस्फीति क्या होती है, वस्तु और सेवाओं की वह कीमत जो समय के साथ घटती है, तो क्या कहलाती है, तो वो अवस्फीति कहलाती है। अगर साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं तो यानी जब मुद्रास्फीति की दर 0% से भी नीचे चली जाए, यानी महंगाई दर जो है, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की थी, अब कितनी हो गई, 99 की हो गई, तो कितनी, 100 से भी कम हो गई, जो पिछले रेट था उससे भी नीचे चली गई, तो उसको बोलते हैं अवस्फीति। ठीक है, अवस्फीति किसको बोलते हैं, जो रेट हमारा पिछले साल था इस साल रेट उससे भी कम है, तो उसको हम अवस्फीति बोलते हैं। और मुद्रास्फीति, जो हमारा रेट बढ़ा, उसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगर बात करूं मैं मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति के लिए यानी हमारी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 2013 में एक समिति का गठन किया गया, जिसको हम जानते हैं उर्जित पटेल समिति। इस समय कौन थे हमारे, RBI गवर्नर रघुराम राजन थे। तो इन्होंने सिफारिश की कि जो महंगाई दर जिसे हम क्या, मुद्रास्फीति, महंगाई दर जिसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, ये कितनी होनी चाहिए, तो ये 4% ±2%, यानी कम से कम कितनी होनी चाहिए हमारी, 2%, और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, तो ये 6%। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज है, मान लो 100 रुपए की कोई चीज है, तो ये ज्यादा से ज्यादा इसका रेट बढ़े तो 106 हो जाए, और कम से कम इसका रेट 102 तो बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, इसको बनाए रखने के लिए उर्जित पटेल समिति ने एक सिफारिश दी, जिसके आधार पर 2016 में मौद्रिक नीति
मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया। ठीक है, किसका गठन किया गया? तो मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई के होते हैं और 3 सरकार के सदस्य होते हैं। और इस समिति के हेड कौन होते हैं? तो इस समिति के हेड होंगे आरबीआई अध्यक्ष, या आरबीआई अध्यक्ष इसके क्या होंगे? हेड जो होंगे वो इस समिति की भी अध्यक्षता करेंगे। ठीक, तो ये क्या होगी? हमारी मौद्रिक नीति समिति होगी। इसका कार्य क्या होता है? तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर क्या डिसाइड करना, कितनी रहेगी, वही इसका कार्य होता है। तो मौद्रिक नीति समिति क्या कार्य करती है? ये कार्य करती है। 3 सदस्य इसमें किसके होंगे? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होंगे, और 3 सदस्य ही इसमें हमारी सरकार द्वारा नामित होंगे, यानी इनके द्वारा ही मौद्रिक नीति बनाई जाती है। ठीक है, जो 106 से 102 के बीच रहेगी। 102 क्यों रखेंगे? क्योंकि अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो देश का विकास भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा, लोगों के पास पैसा अधिक नहीं जाएगा पिछले साल से, तो वो अपना खर्च नहीं करेंगे, और खर्च बराबर करेंगे तो विकास उतनी तरह से चलता रहेगा। अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा तो क्या होगा? लोग ज्यादा खर्च करेंगे, और ज्यादा खर्च करेंगे तो ज्यादा विकास होगा, सबको कार्य मिलेगा। अब जैसे रेपो रेट है, रेपो रेट ये हमारा बैंक हो गया, जैसे बैंक हो गया, और ये हो गया आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई से क्या करते हैं? प्रतिभूति रखते हैं, प्रतिभूति रखेंगे और क्या लेंगे? लोन लेंगे। ठीक है, तो जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक, अगर मान लो आरबीआई ने रेपो रेट दर क्या कर दी? घटा दी, रेपो रेट दर घटा दिया, और क्या हुआ? बैंकों को क्या मिला? लोन क्या हुआ? सस्ता हुआ। अब बैंकों को लोन सस्ता हुआ तो ये आगे किसको? जनता को क्या देगी? लोन सस्ता देगी। लोन सस्ता देगी तो जनता ज्यादा लोन लेगी, अब ज्यादा लोन लेगी तो ज्यादा खर्च करेगी। अगर गाड़ियों पर लोन सस्ता हो जाए तो आप भी सोचोगे यार एक बाइक ही ले लें, गाड़ी ले लें। अगर आप गाड़ी लोगे तो क्या होगा? कंपनी के पास पैसा जाएगा, उस पर सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार उस टैक्स से कार्य करेगी। ठीक है, और उस कंपनी को काम मिलेगा तो वो सैलरी ज्यादा देगी, सैलरी ज्यादा देगी तो लोगों को पैसा ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा तो वो दुकान में आके खर्च करेंगे। ठीक है, इस वजह से क्या होगा? अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? मौद्रिक नीति द्वारा किया जाता है। ये हो गया हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, तो हमारे यहाँ एक 1992 में एक सम्मेलन हुआ, सम्मेलन जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? तो ये रियो डी जेनेरियो ये कहाँ पर है? ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ जिसमें मरुस्थलीकरण की रोकथाम की बात की गई। मरुस्थलीकरण के रोकथाम की बात की गई। ठीक है, उसके बाद 1990 उसके बाद क्या हुआ कि 1994 में, ठीक है, 1994 में एक संस्था का गठन किया गया, यूएनसीसीडी। ठीक है, एक संस्था का गठन किया गया यूएनसीसीडी, यानी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण, इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम क्या होगा? रोकथाम संधि, है ना, एक संधि की गई। तो यूएनसीसीडी की स्थापना की गई, यो रोकथाम, और इसके लिए एक संधि की गई कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि। ठीक है, इसके द्वारा ये संधि की गई। अब इसी दिन से इसी की याद में एक दिवस मनाया जाता है जिसको हम विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कहते हैं। और ये कब मनाया जाता है? तो 17 जून को ये मनाया जाता है। ठीक है, 17 जून को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसके लिए ये 17 जून को मनाया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? तो 2000 इसका वैश्विक लक्ष्य, अगर वैश्विक लक्ष्य की बात करें तो इसका वैश्विक लक्ष्य है
कि 2030 तक 1 अरब हेक्टेयर से अधिक भूमि को पुनर्स्थापित कर देना। इसका लक्ष्य है कि 1 अरब हेक्टेयर भूमि को प्रतिस्थापित कर देना, स्थापित कर देना। इसका क्या मतलब हुआ प्रतिस्थापित कर देने का, कि जो भूमि मानव के अधिक उपयोग के कारण या मानव की उस प्राकृतिक लूट मचाने के कारण जो भूमि बंजर हो गई है, उसका दोबारा से हरियाली वहां पर ला देना, तो उसको प्रतिस्थापित कर देना। कितनी? 1 अरब हेक्टेयर भूमि को प्रतिस्थापित कर देना, ये इसका उद्देश्य है। अगर भारत के लक्ष्य की बात करूं तो भारत का लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य जो लक्ष्य है कि वो 2.6 करोड़ एकड़, 2.6 करोड़ एकड़ हेक्टेयर भूमि को प्रतिस्थापित करना, ये भारत का लक्ष्य है। ठीक है, तो 2030 तक भारत क्या करेगा? 2.6 करोड़ एकड़ भूमि को प्रतिस्थापित कर देगा। अगर भारत की वर्तमान मरुस्थलीकरण स्थिति देखें, स्थिति देखें तो भारत में 97.84 मिलियन हेक्टेयर 97.84 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्या है? मरुस्थलीकृत है। इतनी भूमि क्या है? मरुस्थलीकृत है। ठीक है, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। तो इतने भूमि हमारे यहाँ क्या है? मरुस्थलीकृत है, जिसको प्रतिस्थापित किया जाना है। अगर मैं बात करूं हाल के जून के महीने में प्रमुख दिवस कौन कौन से रहे, तो 1 जून को हमारे यहाँ विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करूं कि 2 जून को क्या हुआ था? 2 जून 2014 में तेलंगाना की स्थापना हुई, तो तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना स्थापना दिवस। बात करो 3 जून की, तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर बात करो 7 जून को तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर बात करूं 8 जून को तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 जून को हमारा विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 11 जून को मनाया जाता है। वहीं 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। वहीं 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गए हमारे जून के महत्वपूर्ण दिवस जो अभी तक हुए। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को बाल श्रम दिवस निषेध दिवस और 14 जून को विश्व रक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करूं मैं कि इस बार जो हमारी मरुस्थलीकरण की थीम क्या रही, ठीक है, तो इस बार हमारा जो मरुस्थलीकरण है उसकी जो थीम थी वो थी कि भूमि को पुनर्स्थापित करें और अवसरों को खोलें। तो इस बार की थीम जो हमारी रही वो थी
भूमि को प्रतिस्थापित करें और अवसरों को खोलें। तो ये इस बार की हमारी थीम थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में रेडियो नलिका किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो हाल ही में रेडियो नलिका केरल के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? केरल। तो केरल ने हमारे यहाँ पर केरल के बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केरल के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने, ठीक है, संरक्षण आयोग ने रेडियो नलिका यानी एक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया। तो किसके लिए? एक तो बच्चों के और अभिभावकों के, उनके अभिभावकों यानी माता पिता, अभिभावकों को के लिए क्या किया गया? एक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। इससे क्या होगा? उद्देश्य बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य तथा अभिभावकों को स्वास्थ्य के प्रति अभिभावकों को जागरूक करना यानी बच्चों के आपका कैसा माइंडसेट है या उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसमें अभिभावकों को जानकारी देना कि जिससे वो बच्चों को मोटिवेट कर सके और बच्चे दूसरी गलत दिशा में ना जा सके। उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसने? केरल के द्वारा। ठीक है, तो केरल के द्वारा क्या किया गया है? ये एक कार्य शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य और जिम्मेदारी के पालन पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, तो अगर ये हो गया हमारा। अगर बात करूं मैं केरल राज्य की, तो इसकी राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और यहाँ की सीएम की बात करूं तो पिनरई विजयन कौन है? यहाँ के विजयन यहाँ के सीएम है। पिनरई विजयन यहाँ के कौन रहे? सीएम रहे। ठीक है, राजेंद्र। और यहाँ की बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल राजेंद्र अकलेलकर यहाँ के क्या रहे? ये हमारे यहाँ के राज्यपाल रहे। राजेंद्र विश्वनाथ अकलेलकर यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर, ये इनके राज्यपाल रहे। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क की, तो साइलेंट वैली यहाँ का नेशनल पार्क, एरिकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, एरिकुलम, पेरियार और पब्बामनुन-सोला अन्नामुडी तो ये हो गए यहाँ के क्या? नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करूं यहाँ लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो लोक नृत्य यहाँ पर मोहिनीअट्टम, कलियट्टम, कथकली। ठीक है, मोहिनीअट्टम, कथकली और कुडियट्टम, ये यहाँ के क्या हो गए? तो लोक नृत्य हो गए। ठीक है, कौन कौन से? मोहिनीअट्टम, कलियट्टम, कथकली, कुडियट्टम और कोलकली। एक है यहाँ पर कोलकली। तो ये यहाँ के
राष्ट्रीय उद्यान हो गए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में आया रिंडरपेस्ट वायरस मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो ये जो वायरस है ये हमारे यहाँ खुर वाले जुगाली करने वाले पशु, गाय, भैंस और आदि को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, जो खुर वाले जानवर हैं और जो जुगाली करते हैं उनको प्रभावित करता है। ये बात किसने की? तो भारत के आईसीएआर निषाद द्वारा ये क्या किया गया? निषाद के द्वारा भोपाल, जो कहां पर है? भोपाल में है। निषाद भोपाल, ये क्या हो गया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है, केंद्र। और निषाद यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज। क्या है निषाद की फुल फॉर्म? तो नेशनल, वैसे तो आप किसी एग्जाम में आएगी नहीं, और लिख लो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। इनके द्वारा क्या पेरिस में एक 92वें सत्र का आयोजन हुआ? पेरिस में 92वें सत्र, जिसका आयोजन पेरिस में हुआ। कहाँ पर? पेरिस में। किसका सत्र था ये? तो WOAH यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, और प्लस FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हमने कल ही बताया था इटली रोम में इसका क्या है? मुख्यालय है। और ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इनका सम्मेलन 92 हुआ जो पेरिस में हुआ। तो उसमें ये कहा गया कि जो हमारा श्रेणी ए का रेजिस्टेंस सुविधा है, रिंडरपेस्ट सुविधा है, वो किसके पास है? वो आईसीएआर निषाद के पास है। तो ये किससे संबंधित रोग हो गया? तो ये खुर और जुगाली करने वाले गाय भैंसों से संबंधित रोग हो गया। ठीक है, इस रोग में कहा जाता है, ये जो रोग है इसमें 99% जानवरों की मृत्यु हो जाती है। और ये किससे होता है? ये किसी कीट द्वारा नहीं होता, ये जानवर से जानवर में फैलता है, जानवर से जानवर में फैलता है। ठीक है, तो जानवर से जानवर में फैलने वाला रोग हो गया। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में साइबर सुरक्षा किसने शुरू किया है? तो हाल ही में एक अभियान हमारी रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा शुरू किया गया, जिसका नाम है साइबर सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा अभियान किसने शुरू किया? ये हमारी साइबर रक्षा एजेंसी ने शुरू किया गया। और हमारी साइबर रक्षा एजेंसी का क्या नाम है? DCYA। ठीक है, डिफेंस साइबर एजेंसी। ठीक है, डिफेंस साइबर एजेंसी इसका नाम है। इसके द्वारा ये अभ्यास शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उन्नत साइबर हमलों को प्रभावी ढंग से जवाब देना। इसका उद्देश्य है उन्नत साइबर हमलों को प्रभावी ढंग से जवाब देना, जवाब देना। तो ये क्या हो गया? इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, तो ये साइबर सुरक्षा अभ्यास किसने किया है? रक्षा एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है। अगर बात करूं मैं कुछ प्रमुख अभ्यास की जो भारत के पड़ोसी देश हैं, अगर बात करूं श्रीलंका के साथ, तो भारत के अभ्यास कौन कौन से किए जाते हैं? ठीक है, तो श्रीलंका के साथ एक तो मित्र शक्ति और एक सिलीनेक्स अभ्यास। अगर बात करूं मैं नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ जो भारत का अभ्यास है वो है सूर्य किरण अभ्यास किसके साथ किया जाता है? तो नेपाल के साथ। अगर बात करूं मैं आपका चीन के साथ, तो चीन के साथ हम हैंड इन
हैंड। ठीक है, ये अभ्यास करते हैं। म्यांमार के साथ म्यांमार के साथ हम इंडियन म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज IMBX, इंडियन म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज, ये अभ्यास हम म्यांमार के साथ करते हैं। तो चीन, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और कौन सा पड़ोसी, हाँ बांग्लादेश बचा है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ हम दो अभ्यास करते हैं, एक संप्रीति और बोंगो सागर। तो ये अभ्यास हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा साइबर सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नक्शा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका कौन सा, ये इसका दूसरा चरण है, सेकंड चरण है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? शहरी भूमि का डिजिटल तरीके से सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। शुरू किया गया है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा? जो हमारे 27 राज्य हैं, 27 राज्य प्लस 3 यूनियन टेरिटरी के 157 शहरी निकायों में ये कार्य पहले शुरू किया जाएगा। कितने? 27 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 157 शहरी निकायों में यह शुरू किया जाएगा। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसको हम उद्घाटन बोले या शुरुआत बोले तो रायसेन MP में इसका उद्घाटन किया गया। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के हमारे वर्तमान मंत्री कौन है। ठीक, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारा नक्शा पहल, जिसमें ड्रोन के माध्यम से, फोन के माध्यम से, यानी डिजिटल तरीके से क्या कहेगा? शहरी भूमि की सही पहचान की जाएगी और उसके मालिक का नाम दर्ज किया जाएगा, जिससे विवादों का निपटारा भी होगा और विवादों में कमी भी होगी। दोनों कार्य इसके द्वारा किए जाएंगे। आज देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो अभी किस शहर में हो रहा है, मतलब आयोजन इसका किस शहर में हो रहा है? तो अभी क्या किया गया है, जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है। महिला, पुरुषों में जो 40 वर्ष के हैं, 40 वर्ष से प्लस हैं, और महिलाओं में जो 35 वर्ष प्लस की खिलाड़ी हैं, यानी जो रिटायर हो चुके हैं और इतनी उम्र के खिलाड़ी हैं, उनको लेकर एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चेन्नई में कहाँ? तो राधा कृष्ण स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आयोजन इसका राधा कृष्ण स्टेडियम में आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करूँ इसके आयोजक की, तो हॉकी यूनिट, आयोजक कौन होगा इसका? तो आयोजक इसका होगा हॉकी यूनिट तमिलनाडु इसका आयोजन करेगा। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। ये देखिए, हॉकी खिलाड़ी जो अभी यहाँ पर खेल रही हैं, तो इसका आयोजन किया जाएगा। और कब से कब तक? तो 18 से 27 के बीच, आज से और 27 तारीख के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। ऐसा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।